खबर आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर जिले से, जहां समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य माननीय रामबरन वर्मा जी के बीच हमारे संवाददाता राजेश गौतम के साथ कुछ खास बातचीत की गई। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में जनता के बीच काम करने की बात कही। वहीं हमारे संवाददाता राजेश गौतम ने कुछ तीखे सवाल भी किए और उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखें खास बातचीत पर। नमस्कार, मैं राजेश गौतम जनपद फतेहपुर से। आज हम एक जगह पे, ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। आज हम बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी प्रदेश सदस्य कार्यकारिणी से माननीय रामबरन वर्मा जी से, और उनसे कुछ ऐसे खास बातचीत करेंगे और जानते हैं उनके पार्टी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका माननीय रामबरन वर्मा जी, यूएफटी न्यूज चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे पास आए। आप हमसे ये बताएंगे, जैसे आप कितने वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं? पार्टी की स्थापना के समय से हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रति अपना रुझान रखते हैं और उसके प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और किस पद पर हैं? हम निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के एक फ्रंटल संगठन है, उसके सदस्य। पार्टी के प्रति क्या चाहत रखते हैं? पार्टी के प्रति चाहत रखते हैं कि पार्टी हमारी जो किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, छात्रों के प्रति, समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति के प्रति जो निष्ठा रखती है, वो हम पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं। पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रात दिन कमजोर से कमजोर व्यक्ति के पास जाकर पार्टी की नीतियों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और उन्होंने नौजवानों को कितने रोजगार दिए, किसानों के लिए क्या किया, प्रदेश के विकास के लिए क्या किया और उनका क्या आगे का एजेंडा है। ये सारी बातें हम लोग बताते हैं। अच्छा, पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं? हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं वो सभी को दिखाई देता है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, कन्याधन हो, लैपटॉप हो, बेरोजगारी भत्ता से लेके तमाम लाखों नौजवानों को रोजगार, 100 नंबर जिससे गरीब से गरीब आदमी की पुलिस मदद कर रही है, 102 नंबर, गरीब से गरीब लोग अस्पतालों में जाके इलाज करा ले रहे हैं, संसाधन नहीं ढूंढने पड़ते हैं, 108 नंबर, एक्सप्रेसवे, मेट्रो हमने चला दिया, मेट्रो लखनऊ जैसे शहर में। तो हमारी पार्टी का काम तो दिख रहा है। हमने ऐसी सड़क बना दिया, ऐसा एक्सप्रेसवे बना दिया जहां पर कि हवाई जहाज उतर गए, फाइटर प्लेन उतर गए। ये काम दिख रहा है हमारा। हम लगातार, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच देश के प्रति, देश को, प्रदेश को कितना आगे से आगे ले जाएं, एक विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा हैं और इन्होंने जो काम किए, इससे एक वर्ल्ड लेवल पर उत्तर प्रदेश की पहचान बनी हुई है। अच्छा, दिल्ली में जो किसानों ने चक्का जाम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीतियों के कारण किसानों को मजबूर होकर ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों के गिरवी रख गई है भारत सरकार, उनके हित में लगातार काम कर रही। इन्होंने जो किसान बिल पारित किया, उसमें इन्होंने कहीं भी एक लाइन नहीं लिखा कि एमएसपी से नीचे कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापारी गल्ला किसान का नहीं खरीदेगा। किसानों की एक ही मांग है कि आप एक लाइन लिख दीजिए अपने बिल में कि एमएसपी से नीचे कहीं पर भी अनाज नहीं लिया जाएगा। इतनी सी किसानों की मांग है, एक लाइन की। लेकिन ये भारत सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। उनको लगातार फायदे पहुंचाने के लिए
एक से एक ऐसे ऐसे काम कर रही है जिससे आने वाले दिनों में हमारे देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसान भुखमरी पर आ जाएगा, शर्तों पर लोगों को जीना पड़ेगा। ऐसी सरकार, ऐसी नीतियां लगातार पूंजीपतियों के हित में इनके तमाम साथी यहाँ से देश का हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर किसी किसान का 10,000, 20,000, 50,000 रुपए बैंकों में लोन शेष है तो उसके यहाँ नोटिस आती है, आरसी जारी हो जाती है, लेकिन इनका साथी 30,000, 35,000, 10,000, 1 लाख करोड़ लेके भाग जा रहे हैं। उनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, लगातार बैंकों को डुबोया जा रहा है। जो हिंदुस्तान के किसान मजदूर अपना पेट काट के किसी भी तरीके से बैंकों में पैसा जमा कर देते थे कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उन बैंकों को डुबोया जा रहा है। सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। और जैसा कि अभी समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि 4 बैंकों जो राष्ट्रीय बैंकें हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। तो ये आप ये बताइए कि जब निजीकरण हो जाएगा तो किसकी गारंटी होगी? अभी तो भारत सरकार हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, गरीब किसान मजदूर बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो सरकार गारंटी देती कि हम पैसा देंगे, सरकार की गारंटी होती। निजीकरण हो जाएगा तो किसकी गारंटी होगी? आप लोग इन लोगों से ऐसे प्रश्न कीजिए कि किसकी गारंटी होगी। तो ये भारत सरकार किसानों के प्रति तो बिल्कुल जर्जर रवैया अपनाए है। ये सरकार जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज धान 1,000 में तौला जा रहा है, बिचौलिए हावी हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। और जैसा कि जब धान खरीद सेंटर हम लोग पहुंचते हैं तो वो तो सीधे कह देते हैं कि यहाँ तो सबकी हिस्सेदारी, आप जानते हो क्यों विरोध करने हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसानों को हम पैसा दे रहे हैं। किस बात का पैसा दे रहे हैं? 2,000 तिमाही का। अच्छा, 2,000 रुपए साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमारा 6,000 तो दे रहे हैं ना साल में। अब हमारा धान 1,870 रुपए जो सरकार का MSP रेट है उसमें न बिक के हमारा 1,000 बिक रहा है उसी किसान का धान। तो ये बताइए कि साल में 6,000 देकर जिसके पास 50 कुंटल धान है तो उसका ये बताइए कि 50,000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 6,000 देकर 50,000 ले जाओगे। अच्छा, सरकार ये भी कह रही है जैसे कि किसानों को, जनता को आपने बताया कि काम हमारी पार्टी ने ज्यादा किया, तो उनके भी काम देख जाए। वो कह रहे हैं कि हमने शौचालय दिया, सौभाग्य योजना, बिजली दिया, तमाम प्रकार की वो भी योजना। अच्छा, अभी आप बताइए कि शौचालय अच्छा काम है, लेकिन आप ये बताइए कि 12,000 रुपए इन्होंने दिया तो 12,000 में शौचालय बनेगा? बन सकता है? आप बताइए, 12,000 में शौचालय बन सकता है? गड्ढा नहीं बनेगा। 7,000 रुपया का, 8,000 का 1,000 ईंटा मिल रहा है, कैसे बन जाएगा? तो शौचालय के लिए इन्होंने कुछ ये समझ लीजिए कि अनुदान राशि दिया। और सौभाग्य योजना, जैसे अंधेरे में लोग रहते थे, अंधेरे में लोग रहते थे, सौभाग्य योजना के अंतर्गत इन्होंने लोगों को कनेक्शन दिए। ठीक, कनेक्शन की राशि नहीं लिया, ये ठीक काम किया उन्होंने, लेकिन हमारी सरकार में 200-250 रुपए घरेलू बिल आता था। किसान आदमी या ग्रामीण अंचल का आदमी बत्ती तो उतने ही उपयोग कर रहा है जब हमारी सरकार थी, और आज भी लगभग उतना है। कोई इंडस्ट्री तो घर में लगा नहीं ले रहा वो। अच्छा, बिहार तो ये बताइए कि जब आज 1,000 रुपए, 900 रुपए पर मंथ उसके घर की बिजली का वो आ रहा है बिल, तो किसान ने ऐसा क्या प्रोजेक्ट लगा लिया? अब तो पहले तो 10 रुपए का एक बल्ब जलाता था 100 वाट का, और 4 अगर उसके घर में 5 बल्ब लग जाते थे तो 400-500 वाट बत्ती उसकी जो है केवल जलाने में खर्च हो जाती थी। आप तो 2-2, 3-3 वाट की LED लगा के
भार को कम किया उसने। पंखा 50 वाट 60 वाट 40 वाट के आगे, तो जब भार लगातार कम हो रहा है तो बिल किस लिए बढ़ रहा है? भाई हमने तो कम उपयोग किया बिजली, तो जब हमने बिजली कम उपयोग किया तो हमारा बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हमारे किसानों को सुविधा दे दी गई? ग्रामीण अंचल में क्या सुविधा दे दी? केवल तुमने 1500 जो भी कनेक्शन का शुल्क लगता था, वो भी जब कनेक्शन विड्रा करता था किसान आदमी तो उसका पैसा मिलता था उसको। वो तो एज ए सिक्योरिटी मनी जमा होती थी कि जब जैसे हमने कनेक्शन खत्म किया अपना तो हमारा पैसा मिल जाता था। तो इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भैया कनेक्शन देके? आप अच्छा एक चीज बताएं, बिहार चुनाव में के बारे में क्या कहेंगे? बिहार चुनाव में लगातार इनकी मट्टी पलीत हो रही थी। इन्होंने किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद का सहारा लिया, इसके बाद भी जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया बिहार चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य था नीतीश कुमार को डाउन करना, इसीलिए चिराग पासवान को वहां से लड़वा दिया अंदर खाने टाई अप करके कि जहां जहां जनता यू लड़ी उसके खिलाफ चिराग पासवान ने प्रत्याशी उतारे और नीतीश पासवान, वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने वहां प्रत्याशी उतारे और नीतीश जी के कैंडिडेट्स हारे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा हारे। तो भाजपा का ये उद्देश्य था कि हम वहां बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं। अंदर खाने इन्होंने टाई अप करके अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। मजबूरी में इन्होंने नीतीश की सरकार बनाई और जनता लगातार महागठबंधन के साथ थी। अब चूंकि हम लोग कहते हैं तो ये होता है कि विपक्ष आरोप ही लगाता है। ईवीएम का क्या घोटाला है? ईवीएम का घोटाला जो है वो तो सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो गिनती नहीं हुई, लगातार 100 200 300 से 21 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बाजबरदस्ती हराया गया, बिना गिनती के उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया और इनकी सरकार बन गई। अच्छा, आपकी सरकार जैसे कहती है बैलेट पेपर से, इसका क्या मतलब है? बैलेट पेपर से चुनाव, चूंकि हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से पारदर्शिता आ जाएगी। ठीक, बैलेट पेपर से गिनती का वो नहीं रहेगा कि नहीं वो मशीन में क्या है, ये आरोप नहीं लगेगा। तो यदि हम ईमानदार हैं, यदि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि नहीं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो एक बार विपक्ष के उसको मान ले, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लेना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ना तो हम लोग ना अपोजिशन सरकार, कोई भी आदमी आरोपी नहीं होगा। जैसे हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष पे आरोप लगता है कि ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से भारत सरकार या निर्वाचन आयोग को चुनाव करा लेना चाहिए। अच्छा, 2022 की तैयारियां क्या है? 2022 की तैयारियां हमारी जो चल रही हैं उसको हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी कार्ड विपक्षी न ढोल लें। इसलिए हम लोग अंदर खाने गोपनीय तरीके से अपना मिशन चलाए हुए हैं और 2022 में हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लूट खसोट हत्या बलात्कारों से घिरी हुई है, लिप्त है, इनके पास कोई काम नहीं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं किया जो ये काम गिना सके। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, उद्घाटन जरूर कर देते हैं दूसरे के काम का। ठीक, ये उत्तर प्रदेश सरकार केवल नाम बदलना जानती है। जैसे कि आपको बता दें कि अभी तमाम जिलों को नहीं, तमाम स्थानों का नाम उन्होंने बदला। तमाम ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर रख दिया जो इनका उस क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है।
एज एग्जाम्पल आपको बता दूं, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। मुगल सराय में पैदा हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक कद्दावर, देश के प्रति समर्पित नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर अगर मुगल सराय का नाम कर दिया जाता तो हमें भी खुशी होती। उनकी न जन्मभूमि रही, न कर्म भूमि रही, कुछ भी नहीं रहा, तब भी उनके नाम पर तो ये क्या हो रहा है, नाम बदलो। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है माननीय रामवरण वर्मा जी, आपको हमारे चैनल में बातचीत खास करके। ये रही हमारी बातचीत माननीय रामवरण वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी कार्यकारिणी से। राजेश गौतम, UFT न्यूज़, फतेहपुर।